नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे केस की इन्वेस्टिगेटिव टाइमलाइन पे बात करने जा रहे हैं जो एक तरफ तो एक बहुत ही गहरी और दर्दनाक त्रासदी है और दूसरी तरफ हमारे समाज और सिस्टम पर कुछ बेहद कड़े सवाल उठाती है। हम बात कर रहे हैं केस डायरी द 15th ऑफ मे टिकट की। ये रिपोर्ट हमें एक महत्वाकांक्षी लड़की के सफर और एक बेहद रसूखदार परिवार के बंद दरवाजों के पीछे की सच्चाई तक ले जाती है। ये पूरी केस स्टडी समय, डिजिटल सबूतों और उन अनसुनी आवाज़ों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो आइए सीधे तथ्यों और दस्तावेजी सबूतों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। इस पूरे मामले की गंभीरता को समझने के लिए आपको बस इस एक लाइन पर ध्यान देना है। घर वापसी की टिकट 15 मई की थी, लेकिन वो खौफनाक कॉल 12 मई को आ गई। देखिए, ये महज एक वाक्य नहीं है, ये उस टिक टिक करती घड़ी का प्रतीक है जिसने इस पूरी घटना को परिभाषित किया है। सोचिए, सुरक्षा और बचाव सिर्फ 3 दिन की दूरी पर थे, बस 3 दिन। लेकिन विडंबना देखिए कि वो दूरी कभी तय ही नहीं की जा सकी। समय का यही क्रूर अंतर इस पूरी त्रासदी के बिल्कुल केंद्र में है। अच्छा, चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और उन 2 जिंदगियों के बैकग्राउंड को समझते हैं जो इस शादी में एक साथ आईं। एक तरफ थी नोएडा की रहने वाली 32 साल की प्रिया वर्मा। प्रिया की लाइफ अचीवमेंट से भरी हुई थी। वो एक MBA ग्रेजुएट थी, मिस यूपी कॉन्टेस्ट में टॉप 5 फाइनलिस्ट रह चुकी थी और एक सर्टिफाइड योगा ट्रेनर थी। मतलब एक बेहद वाइब्रेंट लड़की जिसका एक शानदार भविष्य था। और दूसरी तरफ मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिले आयुष श्रीवास्तव। 35 साल के आयुष इंदौर के एक वकील हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां पिता रिटायर्ड सेशन जज और मां भी पूर्व जज रह चुकी हैं। इनकी प्रोफाइल में बड़ा बड़ा लिखा था, फैमिली ओरिएंटेड, सीरियस ओनली। किसी भी आम परिवार को लगेगा कि भाई, इससे ज्यादा सुरक्षित और सम्मानित रिश्ता क्या हो सकता है। लेकिन ये जो परफेक्ट बाहरी आवरण था ये असल में कितना सच था। नवंबर 2024 में इंदौर के एक बड़े मैरिज हॉल में बहुत ही धूमधाम से इन दोनों की शादी होती है। विदाई के वक्त जाहिर है प्रिया की मां को लगा होगा कि उनकी बेटी अब बिल्कुल महफूज है, लेकिन ये दिखावा 1 हफ्ते भी नहीं टिका। पहले ही हफ्ते में सास की तरफ से दहेज को लेकर ताने शुरू हो गए कि इतने बड़े घर में आई हो, कुछ तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। और फिर शादी को मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा, दिसंबर 2024 में पहली सीधी और बड़ी आर्थिक मांग सामने आ जाती है। सीधे 20 लाख रुपए, कोई छोटा मोटा खर्च नहीं। ये आयुष की तरफ से की गई एक बहुत ही स्पष्ट मांग थी। वजह क्या बताई गई कि पिता का कोई पुराना कर्ज चुकाना है। आयुष ने प्रिया से कहा कि उसके पिता ने जो भी शेयर्स या इन्वेस्टमेंट उसके नाम किए हैं वो सब उसे ट्रांसफर कर दिए जाएं, जिनकी कीमत 20 लाख रुपए थी। सिर्फ एक आंकड़े ने प्रिया की इस नई जिंदगी के पीछे के असली मकसद को पूरी तरह बेनकाब करके रख दिया था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि इस पूरे फाइनेंशियल हेर-फेर को सही कैसे ठहराया गया। आयुष का तर्क क्या था? शादी के बाद सब कुछ साझा होता है, सब शेयर होता है। मतलब आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये एक बहुत ही सोची समझी साइकोलॉजिकल ट्रिक थी। एक बिल्कुल अनुचित और लालची मांग को पारिवारिक जिम्मेदारी और वैवाहिक साझेदारी का नाम दे दिया गया। जो शुरुआत के खतरे के संकेत थे उन्हें इसी जिम्मेदारी के नकाब के पीछे बड़ी चालाकी से छुपा दिया गया। अब यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि शादी के महज कुछ ही महीनों के भीतर इस इमोशनल आइसोलेशन के डिजिटल सबूत कैसे तेजी से जमा होने लगते हैं। जनवरी 2025 आते आते प्रिया अपनी सहेली को मैसेज करती है कि उसका वहां दम घुट रहा है। और फिर फरवरी 2025 में अपनी मां को किया गया वो एक छोटा सा थका हुआ फोन कॉल, जहां वो सिर्फ इतना कह पाती है कि यहाँ सब ठीक नहीं है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये महीनों से चल रहा एक धीमा लेकिन बहुत ही खतरनाक मानसिक उत्पीड़न था। और देखिए, ये सिर्फ कोई हवाई दावा नहीं है, ये बाकायदा दस्तावेजी सबूत है। प्रिया ने अपनी दोस्त को टेक्स्ट में बिल्कुल साफ लिखा, घर में दम घुटता है, आयुष अलग ही इंसान निकला, मम्मी से बात नहीं कर सकती। ये मैसेज अपने आप में चीख कर प्रिया की बिगड़ती हुई मानसिक स्थिति की गवाही दे रहा है। उसे ये खौफनाक एहसास हो चुका था कि वो एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां से वो अपनी तकलीफ अपने खुद के परिवार के साथ भी शेयर नहीं कर पा रही थी। 15 किलो का वजन गिरना, ये नंबर शायद किसी भी और सबूत से ज्यादा भयानक है। मार्च 2025 तक आते आते प्रिया का वजन 15 किलो कम हो चुका था। जरा सोचिए,
एक ऐसी महिला जो खुद एक फिटनेस और योगा ट्रेनर रह चुकी है, उसका शरीर इस कदर जवाब दे रहा था। ये महज एक संख्या नहीं है, ये उस भयंकर शारीरिक प्रभाव का सबूत है जो लगातार हो रहे घरेलू दुर्व्यवहार और प्रताड़ना की वजह से प्रिया की बॉडी पर पड़ रहा था। और इसी दौरान जब प्रिया ने आयुष को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, तो पता है आयुष का जवाब क्या था? किसका बच्चा है? ये इमोशनल टॉर्चर की बिल्कुल चरम सीमा थी। आयुष ने ना सिर्फ अपने ही अजन्मे बच्चे को अपनाने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा कि पहले घर का हिसाब किताब ठीक होना चाहिए। मतलब उस इंसान के लिए 20 लाख रुपए की वो मांग उस बच्चे के वजूद से भी कहीं ज्यादा जरूरी थी। उसी रात प्रिया ने अपनी उसी दोस्त को एक और मैसेज भेजा। उसने लिखा, मुझसे पूछा गया कि किसका बच्चा है, मैं यकीन नहीं कर पा रही, आई एम ट्रैप्ड, तू शादी मत करना। हताशा से भरी ये पुकार एक बेहद अहम डिजिटल एविडेंस है। ये साबित करता है कि प्रिया अंदर तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसे समझ आ गया था कि उसके साथ क्या गेम खेला जा रहा है। ये सिवियर साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन और फंसाए जाने का एक ऐसा सबूत है जिसे कोई नकार नहीं सकता। अब अप्रैल 2025 में हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि प्रिया के पिता दिनेश वर्मा जी को खुद हस्तक्षेप करने के लिए इंदौर जाना पड़ा। उन्होंने आयुष से आमने सामने बात की, लेकिन आयुष, उसने बड़ी ही संवेदनहीनता से फिर वही 20 लाख के शेयर्स की मांग दोहरा दी। जब पिता ने पूछा कि मेरी बेटी का क्या होगा, तो बड़ा ही रूखा सा जवाब मिला कि वो तो यहीं रहेगी। इस पत्थर दिन रवैये को देखने के बाद पिता समझ गए कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। उन्होंने तय कर लिया कि अब प्रिया को वहां से निकालना ही होगा, और इसी के चलते मई की शुरुआत में वो रेस्क्यू टिकट बुक किया गया। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि एस्केप प्लान यानी वहां से निकलने की योजना पूरी तरह तैयार थी। 15 मई की टिकट बुक हो चुकी थी। प्रिया को भी बता दिया गया था कि बस कुछ दिन और इंतजार करना है। आज़ादी और सुरक्षा लिटरली कुछ ही दिनों की दूरी पर थी। और सच कहूं तो यही एक जानकारी इस पूरे केस में सबसे ज्यादा तनाव पैदा करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसके आगे क्या होने वाला है। आइए 12 मई 2025 की उस आखिरी रात के घटनाक्रम को डिकोड करते हैं। रात के 10:05 प्रिया अपनी मां को एक बेहद घबराई हुई, हताश कॉल करती है। रोती हुई आवाज में कहती है कि वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो पागल हो जाएगी, उसे वहां से तुरंत ले जाया जाए। मां उसे दिलासा देती है कि बस 3 दिन की तो बात है, लेकिन तभी फोन पर कमरे में किसी के आने की आहट सुनाई देती है और कॉल अचानक कट जाती है। ठीक 15 मिनट बाद रात 10:20 पर एक और कॉल आती है, लेकिन इस बार खबर कुछ और ही थी। रात के 10:20 प्रिया की मां सावित्री जी का फोन बजता है। लाइन की दूसरी तरफ आयुष की मां यानी प्रिया की सास थीं। उनकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। वो बिल्कुल शांत और ठंडी आवाज में बस इतना कहती हैं, शी इज नो मोर, वो अब नहीं रही। आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, सिर्फ 15 मिनट पहले मदद के लिए गिड़गिड़ाती एक बेबस आवाज, और उसके ठीक 15 मिनट बाद इतनी ठंडी आवाज में सीधे मौत की सूचना। ये विरोधाभास ही इस घटना की असली क्रूरता को बयां कर देता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले हिस्से की तरफ, संदिग्ध सबूत और जांच में मिली विसंगतियां। और ये चीज हमें बहुत ही साफ तरीके से दिखाती है कि पुलिस की शुरुआती थ्योरी और फिजिकल एविडेंस के बीच कितना बड़ा झोल था। सबसे पहली बात, जिस बेल्ट से फांसी लगाने का दावा किया जा रहा था वो घटनास्थल से गायब थी, उसे कभी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा ही नहीं गया। दूसरी तरफ जब एम्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ लिखा था कि मौत से पहले शरीर पर किसी भारी वस्तु से वार किए जाने के निशान, ब्लंट फोर्स ट्रॉमा थे। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद शुरुआती पुलिस रिपोर्ट ने इसे बड़ी ही आसानी से सिर्फ एक आत्महत्या मानकर फाइल कर दिया। ये वो फॉरेंसिक रेड फ्लैग्स हैं जो सिस्टम पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। जरा डिफेंस पक्ष और वैज्ञानिक तथ्यों के बीच की तुलना देखिए, हैरान कर देगी आपको। ससुराल वाले, जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कानूनी बैकग्राउंड से आते हैं, उन्होंने अपने बचाव में क्या कहा कि प्रिया को नशे की लत थी, उसके अफेयर्स थे। लेकिन इस दावे के तुरंत बाद जब ऑफिशियल लैब रिपोर्ट सामने आई तो उसने इन सारे आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। रिपोर्ट में बिल्कुल साफ था कि प्रिया के शरीर में किसी भी तरह के नशीले पदार्थ या नारकोटिक्स का कोई नामो निशान नहीं था। विज्ञान ने बचाव पक्ष की इस मनगढ़ंत कहानी को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया था। तो आज इस केस का स्टेटस क्या है? देखिए, जब ये मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हुए और जनता का गुस्सा फूटा, तब जाकर पुलिस को मजबूरन एक एसआईटी यानी सिट बनानी पड़ी।
फिलहाल आयुष फरार चल रहा है और पुलिस ने उस पर बाकायदा इनाम रखा हुआ है। उसकी मां को उम्र के आधार पर जमानत मिल गई है। हालांकि मामले में दहेज हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाने और सबूत मिटाने जैसी बहुत ही गंभीर धाराएं लगा दी गई हैं। ये पूरी स्थिति हमें दिखाती है कि कैसे एक आम परिवार एक ऐसे पावरफुल सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है जो शुरुआत में पूरी तरह से उनके खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, अंत में यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ एक केस डायरी नहीं है, ये समय की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। वो अपनी सुरक्षा से, अपने घर वापसी से सिर्फ और सिर्फ 3 दिन दूर थी। ये घटना हमें समाज की उस कड़वी सच्चाई का आईना दिखाती है कि बंद दरवाजों के पीछे होने वाला घरेलू शोषण अक्सर तब तक किसी को दिखाई नहीं देता जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। एक पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट महिला भी उस वक्त मदद से महरूम रह गई जब उसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस रिपोर्ट को खत्म करते हुए ये केस हम सबके सामने कुछ बहुत ही चुभने वाले सवाल छोड़कर जाता है। क्या ऐसे मामलों में हमारे कानून को और ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे रसूखदार और सिस्टम से जुड़े परिवारों के मामलों की जांच के लिए हमारे पास कोई अलग और पूरी तरह से स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं होनी चाहिए? ये सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं है, यह हमारी पूरी न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर एक ऐसा सवाल है जिस पर एक समाज के रूप में हमें बहुत ही गंभीरता से विचार करना होगा।